हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी की बुक क्षितिज की चैप्टर नंबर 3 सांवले सपनों की याद। और इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। यहाँ पर इनकी बायोग्राफ़ी दी गई है, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ इस बायोग्राफ़ी को स्किप करती हूँ और देखती हूँ कि आगे क्या लिखा है इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, यहाँ पर कुछ हिंट दिए गए हैं चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में किसके बारे में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। तो चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद जारी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यहाँ पर संस्मरण का यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने पिछले यादों को याद करके कुछ लिखते हैं, वो हमारा संस्मरण कहलाता है। जब हम अपनी यादों को याद करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है, राइट। और ये डायरी शैली में लिखा गया है। इस चैप्टर को जो लिखने का तरीका है, जो शैली है, वो किस तरह का है? जिस तरह से हम लोग डायरी में लिखते हैं, उसी तरह से डायरी शैली में ये लिखा गया है, राइट। ओके, ये पाठ जो है वो जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली कौन थे? एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, साइंटिस्ट थे, जो पक्षियों के बारे में हमेशा खोज करते रहते थे, उनके बारे में जानकारी लेते रहते थे। उनके मृत्यु के तुरंत बाद ही ये पाठ लिखी गई थी और ये डायरी शैली में लिखी गई है। और ये क्या है? एक संस्मरण है, ठीक है। एक यादों का एक लिखा हुआ एक वर्णन है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। तो जैसे ही सालिम अली की मृत्यु हुई, उससे जो दुख हुआ लेखक को, इसलिए उस लेखक ने क्या किया? उन्होंने ये जो अपनी भावनाएं उन्होंने व्यक्त किया है सालिम अली के लिए, उन भावनाओं को उन्होंने नाम दिया है सांवले सपनों की याद। जब हम कुछ याद करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में एक धुंधली धुंधली सी याद आ जाती है ना। इसलिए यहाँ पर क्या कहा है लेखक ने? सांवले सपनों की याद। ओके, क्योंकि अब तो वो सारी बातें सपनों की तरह लग रही थी। ओके, सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। अब सालिम अली को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। मीन्स उनकी पर्सनालिटी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। उनकी पर्सनालिटी क्या थी, कैसी थी, वो किस तरह के इंसान थे, वो क्या थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस पाठ में बताए हैं, ठीक है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। तो जिस तरह से लेखक ने अपनी भाषा का यूज़ किया है इस पाठ में, जिस तरह से उन्होंने अपनी जो उनकी अभिव्यक्ति थी, जो उनकी भावना थी, जिस तरीके से उन्होंने ये लिखा है, वो दिल को छू लेती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो परिंदे हैं वो सुनहरे रंग के परिंदे हैं और उनकी पंख जो है वो बहुत खूबसूरत है, और उन्हीं पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम, जो यादें हैं, जो धुंधली यादें हैं, उनकी जो ग्रुप है, उन यादों का जो समूह है, वो मौत की खामोश वादी की तरफ, यानी सन्नाटे की तरफ, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, यानी उसकी ओर लगातार चली जा रही है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। और जैसे ही वो उस तरफ अग्रसर हैं, उस तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो पूरी तरह से खामोश वादी है, राइट। ओके, आगे लेखक कहते हैं, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, और ये जो ग्रुप है, ये समूह है, उसके आगे आगे कौन चल रहे हैं? सालिम अली चल रहे हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए।
यहाँ पर सैलानी का मतलब होता है पर्यटक, जो किसी जगह घूमने जाते हैं उन्हें कहा जाता है सैलानी। जो घूमने आते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सैलानी कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे समूह है, यहाँ पर ग्रुप है, इसलिए एक सैलानी नहीं, सैलानियों का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो सालिम अली उस ग्रुप में सबसे आगे चले जा रहे हैं, उस समूह में सबसे आगे हैं वो, राइट। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। और वो कैसे जा रहे हैं? उनके कंधों पर क्या है? एक अंतहीन सफ़र का बोझ है, यानी ऐसे सफ़र का बोझ जिसका कोई ख़ात्मा नहीं है, बस उन्हें चलते ही जाना है। और ऐसे बोझ को उठाए हुए, अपने कंधों पर उठाए हुए सालिम अली आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेखक यहाँ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो सफ़र सालिम अली कर रहे हैं उनके बाकी सफ़र से पूरी तरह से अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए प्रस्थान करना, राइट। तो लेखक कहते हैं कि जब सालिम अली ज़िंदा थे तो भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी थी, तनाव वाली ज़िंदगी थी, तनाव का माहौल था। और उस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी, उस तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है, यानी आखिरी बार अब वो सफ़र यहाँ से कर रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अब लेखक कहते हैं कि सालिम अली क्या है? एक वन पक्षी की तरह है ना। ये वन बोलते हैं किसी जंगल को, एक वन पक्षी की तरह है जो प्रकृति में, जो नेचर में पूरी तरह से गायब हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जैसे कि लेखक तुलना कर रहे हैं एक वन पक्षी की और सालिम अली की, ठीक है। और वो कह रहे कि जिस तरह से वन पक्षी प्रकृति में विलीन होते हैं, जैसे वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, उसी तरह से सालिम अली भी विलीन हो रहे हैं प्रकृति में, राइट। आगे लिखते हैं लेखक, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वन पक्षी प्रकृति में गायब हो रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, ठीक उसी तरह अगर उस पक्षी को कोई चाहे कि उसे अपनी जिस्म की हरारत दे दे, अपने दिल की धड़कन दे दे और उसे उस पक्षी को ज़िंदा करना चाहे, तो भी वो पक्षी ज़िंदा नहीं हो सकता और वो अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकता। तो ठीक उसी तरह से सालिम अली को अगर कोई चाहे कि उसे जिस्म की हरारत दे दे, अपने दिल की धड़कन दे दे, तो भी उसे कोई वापस नहीं ला सकते, राइट, ओके। आगे लेखक कहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यहाँ पर किसे कह रहे हैं लेखक? सालिम अली को। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सोए हुए पक्षी हैं उन्हें कोई जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सालों पहले खुद सालिम अली ने भी ये कहा था कि लोग जो है वो पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, पक्षी को पक्षी की नज़र से नहीं देखना चाहते हैं, वो आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है, ये उनकी गलती है, ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, तो ठीक उसी तरह से जो इंसान है वो अपनी ही नज़रों से देखते हैं, एक इंसान की नज़रों से देखते हैं। पक्षी को पक्षी की नज़र से नहीं देखते, जंगल को जंगल की नज़र से नहीं देखते, पहाड़ों को पहाड़ की नज़र से नहीं देखते, झरनों आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं देखते, नेचर की नज़र से नहीं देखते, बल्कि आदमी खुद अपनी नज़र से देखने को एक्साइटेड रहते हैं, उत्सुक रहते हैं।
भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन है, सालिम अली के द्वारा क्वेश्चन है, जो कि जाबिर हुसैन ने बताया है कि सालिम अली इस तरह से कहते थे और इस तरह से सवाल करते थे कि कोई आदमी अपने कानों से अगर पक्षियों की आवाज़ सुनता है और उनकी मधुर आवाज़ सुनता है तो क्या उनके भीतर रोमांच का जो स्रोत है क्या वो फूटता हुआ महसूस कर सकता है? इंसान अगर पक्षी की नज़र से पक्षी को समझता है तो वो उसे महसूस कर सकेगा, लेकिन अगर वो अपनी नज़र से देखेगा, इंसान होकर इंसान की नज़र से देखेगा, तो वो कभी भी पक्षियों की मधुर संगीत को के जो रोमांच होते हैं उसके सोर्स को महसूस नहीं कर सकता। आगे लेखक कहते हैं, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं, अब वो आगे ये कह रहे हैं कि इतिहास में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में जो बागीचे थे उनमें छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। जब वो बांसुरी बजाते थे तो पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये कब हुआ था, पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। तो लेखक कहते हैं ये सारी घटनाएं पता नहीं कब हुई थी, लेकिन आज भी जब कोई वृंदावन जाता है तो जो नदी का पानी है वो सांवला पानी है, वो पूरे घटनाक्रम को, जो ये सारी घटनाएं हैं, उसकी याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि हर सुबह जब सूरज निकलने से पहले ही गलियों से होकर उत्साह भरी यानी दिलों में उत्साह लेकर भीड़ जब नदी की ओर बढ़ती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि उस भीड़ को चीरकर अचानक से कोई सामने आएगा और अपनी बांसुरी बजाकर अपनी बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे, यानी उनकी बांसुरी की आवाज़, मधुर आवाज़ सुनकर सबके कदम रुक जाएंगे, मोहित हो जाएंगे। ओके, आगे लेखक कहते हैं, हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हर शाम को सूरज जैसे ही ढलता है, सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली यानी जिस बगीचे का माली जब सैलानियों को यानी पर्यटकों को ये हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही वक्त में वो कहीं से आ टपकेगा, यानी जो भगवान कृष्ण है वो कहीं से आ टपकेंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब आगे लिखा है, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। ये दुनिया क्या है? मिथक है ना, फॉल्स है ये दुनिया। तो ये मिथकों की इस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र हम उस व्यक्ति पर डालते हैं जो कमज़ोर काया थी जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। वो लिखते हैं कि उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि वो उम्र भी हो चुकी थी उनकी,
और लंबी यात्रा भी की उन्होंने किया था, अपनी ज़िंदगी की लंबी यात्रा उन्होंने की थी और वो थक गए थे और इस वजह से उनके शरीर जो थे वो कमज़ोर हो गए थे और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। तो लेखक कहते हैं कि लास्ट टाइम तक मौत जो थी उनकी आंखों से रोशनी नहीं छीन पाई थी। उनकी आंखें यानी सालिम अली की आंखें हमेशा पक्षियों की तलाश में रहती थी, हमेशा उनकी हिफाजत के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, यानी कि सालिम अली उम्र हो गई थी उनकी, लेकिन फिर भी उनके गले में दूरबीन पड़ी रहती थी। वह एक ही जगह, उनकी उम्र बढ़ गई थी, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वो एक ही जगह पर बैठे भी रहते थे तो उनके गर्दन पर दूरबीन रहा करती थी, जो हमेशा वो अपनी दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए पक्षियों को बैठ बैठ करके भी देखा करते थे, यानी बैठे बैठे भी पक्षियों को देखा करते थे वो, राइट। और लेखक कहते हैं कि उनकी मौत के बाद ही वो दूरबीन उतरी थी। आगे लेखक कहते हैं उन जैसा बर्ड वॉचर का मतलब होता है वॉचर, देखने वाला, राइट, जो पक्षियों के पीछे उसकी खोज खबर लेने वाला, उसके उनके बारे में पता करने वाला, वो बर्ड वॉचर होता है। तो लेखक कहते हैं कि सालिम अली के जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब वो अकेले होते थे, अकेले पल में भी सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुकी आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में सब कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि दूर तक उनकी नज़रें दूर तक देखा करती थी, जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है, ऐसी नज़रों में उनका कुछ वैसा ही जादू था। लेकिन सालिम अली ऐसे लोगों में शामिल थे जो नेचर के प्रभाव में आने की बजाय नेचर को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। तो लेखक यहाँ कहते हैं सालिम अली के लिए इस नेचर में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया चारों तरफ थी और ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि उन्होंने जो ये दुनिया गढ़ी थी कि चारों तरफ एक रहस्यमयी खुशियाँ हैं, रहस्यमयी दुनिया, हंसती खेलती रहस्य से भरी दुनिया चारों तरफ है, ये सालिम अली ने अपने लिए गढ़ा था। यानी सालिम अली ने अपनी मेहनत से अपने इमेजिनेशन से, अपनी मेहनत से उन्होंने इस दुनिया को किस नज़रों से देखा, एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया उन्होंने माना। और इसके लिए उनकी जो जीवन साथी थी, उनकी जो वाइफ थी तहमीना, उन्होंने सालिम अली की काफ़ी मदद पहुंचाई थी। और तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी, यानी उनके साथ वो पढ़ा करती थी। आगे लेखक कहते हैं अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चूँकि सालिम अली की जो जीवन थी वो रोमांचकारी थी, यानी रोमांच से भरी हुई थी। वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, प्रकृति को समझते थे और प्रकृति को प्रकृति की ही नज़र से देखते थे। लेकिन इसके अलावा भी वो बाकी चीज़ों पर भी वो बहुत ही ज़्यादा सोच फिक्र करते रहते थे। इस पर एक बात लेखक कहते हैं सालिम अली के बारे में कि एक बार केरल की साइलेंट वैली
में रेगिस्तानी हवा के झोंके आ रहे थे, यानी रेगिस्तानी हवा के झोंकों से साइलेंट वैली को खतरा था। तो सालिम अली ने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए और इसके अनुरोध को लेकर वो चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि एक प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब खुद भी किसान परिवार से बिलोंग करते थे और पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, सालिम अली ने उन्हें बताया कि इस तरह से तो पर्यावरण को खतरा है। और ये सारी जब बातें उन्होंने चौधरी चरण सिंह को बताया तो चौधरी चरण सिंह की आंखें भी नम हो गई थी। आगे लेखक कहते हैं, आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, यानी आज न सालिम अली है न चौधरी साहब है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि अब कौन इस सोंधी माटी पर, जब भी मिट्टी पर पानी गिरती है तो उसकी महक कितनी सोंधी सी लगती है, राइट। तो लेखक कहते हैं कि जो सोंधी माटी है उस पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का, एक नया भारत बनाने का संकल्प आखिर कौन लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, है ना। क्योंकि जो सालिम अली थे उन्हें पक्षियों के बारे में बहुत फिक्र हुआ करती थी, पक्षियों के बारे में वो अपना बहुत ज़्यादा प्रेम रखते थे। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले जितने भी पक्षी हैं उन्हें पर्यावरण की वजह से भी उन्हें नुकसान हो रहे थे, राइट। और बाकी बहुत सारे रीज़न्स थे जिनकी वजह से नुकसान हो रहे हैं। तो उन पक्षियों की वकालत कौन करेगा, उन पक्षियों को कौन बचाएगा, उन पक्षियों के बारे में अब कौन सोचेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। तो सालिम अली ने अपनी एक बायोग्राफी लिखी थी, अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिनका नाम उन्होंने रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। लेखक कहते हैं, मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो जब D.H. लॉरेंस की मौत हुई थी उसके बाद लोगों ने D.H. लॉरेंस की पत्नी, जिनका नाम था फ्रीडा लॉरेंस, उनसे ये अनुरोध किया था कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, यानी फ्रीडा ने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। यानी लॉरेंस की जो पर्सनालिटी थी, उनकी व्यक्तित्व जैसी थी, उनके बारे में लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। वो आगे क्या कहती हैं कि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो मुझसे ज़्यादा लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। तो फ्रीडा कहती हैं अपने हस्बैंड के बारे में कि उनके हस्बैंड बहुत खुला और सादा दिल आदमी थे, बहुत ही ज़्यादा नेक दिल थे। हो सकता है, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है, कितना मुश्किल है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। यानी कि फ्रीडा अपने हस्बैंड के बारे में लिखना उनके लिए असंभव था, क्योंकि उनकी जितनी भी सारी अच्छाई थी वो शब्दों में नहीं समा सकती थी, राइट। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकार रखती है। तो फ्रीडा कहती हैं कि मुझे यकीन है कि मेरी छत पर जो बैठी हुई गौरैया है वो उनके बारे में, लॉरेंस के बारे में और फ्रीडा के बारे में, दोनों ही के बारे में फ्रीडा से ज़्यादा जानकारी रखती है, राइट। ओके। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणियों के लिए, यानी कि ऐसे प्राणी जो कि मुश्किल से देखे जा सकते हैं, उनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वो गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही।
तो एक बार क्या हुआ था कि सालिम अली के एयर गन से एक नीले कंठी वाली एक गौरैया घायल हो गई थी, जिससे सालिम अली को प्रेरणा मिली थी। तो सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही और उस गौरैया ने पूरी ज़िंदगी सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए उन्हें इंस्पिरेशन देती रहे। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, है ना। तो जिस तरह से बचपन आता है, फिर एज होता चला जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी की ऊंचाई ही है। तो ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनकी जो यकीन थी, एक पल के लिए भी वो डिगा नहीं, हिला नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं कि वो लॉरेंस की तरह ही उनकी नैसर्गिक ज़िंदगी का वो एक प्रतिरूप बन गए थे, एक एग्जाम्पल बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। एक टापू वो नहीं बने, बल्कि एक सागर बन गए थे वो। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो लेखक यहाँ ये कहते हैं कि जो लोग भी सालिम अली को अच्छी तरह से जानते थे कि वो भ्रमणशील व्यक्ति थे, यानी हमेशा भ्रमण करते रहते थे पक्षियों के लिए, हमेशा नए नए तरह के पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उनके बारे में समझना, उनके नेचर को समझना उनका स्वभाव था। वो भ्रमणशील स्वभाव के थे और उनकी यायावारी से परिचित है, यानी जो लोग उनके इन सभी नेचर से परिचित हैं, उन्हें ज़रूर महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही कहीं निकले हैं और पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ, यानी जिस खोज में वो निकलते थे उनके नतीजों के साथ वो वापस लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? तो लेखक कहते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, यानी कि वो अब नहीं आएंगे, ये मान लिया जाए। मेरी आंखें नम है, लेखक कहते हैं कि मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई है, नम है। सालिम अली तुम लौटोगे ना? अब वो अपनी व्यथा बताते हैं, सालिम अली के लिए अपनी अगाध प्रेम को दर्शाते हुए कहते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। इसमें एक दर्द है, एक व्यथा है, एक प्रेम का भाव है। तो ये थी चैप्टर सांवले सपनों की याद, जिसे लिखा था जाबिर अली ने, और ये सालिम अली के लिए उन्होंने लिखा था, जो कि एक पक्षी प्रेमी थे, एक वैज्ञानिक थे पक्षियों के लिए, राइट। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आई होगी। चैप्टर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और वीडियो के शुरू में मैंने ये कहा था कि ये चैप्टर 3 है, तो सॉरी, ये चैप्टर 4 है। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।